अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। पिछली क्लास में क्या बात हुई थी? है? दोस्त मदद वाली बात मुझे लगता है। हाँ। चलें एक और बात करता हूं। आप में से कोई ये पीपी वाला कोर्स कर रहा है? बस एक ही? अच्छा, उसमें अटेंडेंस लाजमी है या खैर प्रॉक्सी भी लग जाएगी और लाजमी है? अच्छा, जो भी नहीं भी कर रहे हैं उन्होंने, चलो शायद कोई सुना हो, अगली दफा तो करना ही होगा ना। तो अगर कोई इंटरेस्ट नहीं भी हो रहा आपको करने में, फिर भी वो सारा काम क्यों करना पड़ रहा है? जरूरी है। और किसने लगाई है वो शर्त? आई कैप ने। अगर आपको ये कहा होता कि भाई कर लो, देखो अच्छा होगा, फायदा होगा, कर लो प्लीज, है कोर्स कर लो, तो करते नहीं। अब अगर आई कैप ने कहा है और उसके बगैर आर्टिकल्स नहीं होंगे, और आर्टिकल्स नहीं होंगे तो सीए भी नहीं होगा, तो अब आप अगर लॉजिक ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो अगर आप जहनी तौर पे मुतमिन नहीं भी हो रहे, या आप कि वो असाइनमेंट्स करने का, अच्छा वैसे लॉजिक है, जिन्होंने भी कोर्स बनाया होगा उनको एक बिगर पिक्चर पता है जो आपको नहीं पता, तो लॉजिक है। लेकिन आपको चूंकि भी बिगर पिक्चर नहीं पता, तो आप फिर भी क्यों करने को तैयार हो गए? वो कोर्स है, कंपलसरी है। अब आप उसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में इस बात की इंपॉर्टेंस है कि आई कैप का रूल मानना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। पीछे कहीं ना कहीं कसूर पेरेंट्स का भी है, क्योंकि हमारे दीन में तकरीबन ऑन एन एवरेज, लोगों में वेरी करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज कोई 5 से 6 7 साल दिए हैं नमाज की तैयारी करवाने के लिए। 5-6 साल का गैप है तकरीबन, नॉर्मली तकरीबन एडल्ट होने की खैर डिफरेंट एजेस हैं, लेकिन 7 साल की उम्र से बच्चे को नमाज सिखानी है, और 10 से ऊपर निकल गया नहीं पढ़ता नमाज, तो फिर सख्ती भी है। हाय बेचारा, बेचारे पे सख्ती। तो जब स्कूल नहीं जा रहा तो फिर क्या कर रहे हैं? पिटाई लग रही है ना, तो तब बेचारा नहीं हो गया वो। अब वो बच्चा कन्विंस नहीं है स्कूल जाने में, नहीं मैं कन्विंस नहीं हूं स्कूल जाना चाहिए, तो बच्चे का हक है उसकी अपनी जिंदगी, ठीक है ना जाए स्कूल। क्यों भाई? आपके अम्मी अब्बू को आपने कभी होता है बचपन में कहा जी मैं कन्विंस नहीं हूं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो फिर कभी उन्होंने बहस किया आपसे, बेटे आप हैं? फिर उन्होंने आपको कन्विंस किया, तो तब नहीं बेचारे आपकी अपनी लाइफ थी, तब जोर जबरदस्ती नहीं हो रही थी। तो इसलिए 7 साल की उम्र से लेके बलूगत तक, क्योंकि जो हिसाब किताब, जब इंसान हिसाब किताब के लिए आंसरेबल होगा वो बालिग होने के बाद है। अगर बलूगत से पहले दुनिया से चला गया तो उसका हिसाब किताब नहीं है, बालिग हो गया तो फिर हिसाब किताब है। तो बालिग होने तक 5-6-7 साल है, 7 साल से ऊपर, उसके लिए तैयार करने के लिए भी 6-7 साल दिए हैं कि आदि बनाए आस्ता आस्ता। पेरेंट्स ने बनाना था, नहीं बना सके होंगे पेरेंट्स आपके, चलो बना दिया आप लोग, फिर जब बालिग हुए आपने सुननी छोड़ दी बात, फिर जवान होते गए, फिर पेरेंट्स ने भी कहना छोड़ दिया। नमाज इतना जरूरी हुक्म है, इतना जरूरी हुक्म है कि इस्लाम के पिलर्स के अंदर, बचपन में रट्टा लगा लिया ना, दीन के सतून है तो 5 सतून है, रट्टा तो लगा लिया, लेकिन पिलर्स हैं, और उन पिलर्स के अंदर एक पिलर नमाज है। और इसके लिए एक दो हदीस ज़हन में आ रही है। एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा ना,
तो सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। एक और हदीस का मफहूम है कि जब अमाल तोले जाएंगे ना एंड पे, जिसकी नमाज पूरी निकल आई उसके बाकी अमाल भी ठीक ही निकल आएंगे, और जिसकी नमाज ठीक नहीं निकली उसके बाकी अमाल भी ठीक नहीं निकलेंगे। इस बात की मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो बहुत रेगुलर है, क्लासेस में रेगुलरली आता है, और अगर वो वाकई ही इस बात को फर्क करता है, पढ़ते हैं ये बात कि सर होमवर्क का पूछते होंगे तो सर को क्या जवाब देंगे, सर ने को सवाल पूछ दिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, या टेस्ट नहीं दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर वो इस बात को इंपॉर्टेंट समझता होगा, तो अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली आ रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो होमवर्क भी करता होगा, बहुत चांसेस हैं कि वो टेस्ट भी देता होगा, बहुत चांसेस हैं कि एंड रिजल्ट जब उसका निकले तो पास होगा। लेकिन अगर कोई रेगुलर नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर, तो फिर चांसेस हैं कि वो होमवर्क भी कोई नहीं करता होगा, टेस्ट भी कोई नहीं देता होगा। तो नमाज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात लॉजिकली याद रखिए कि जिस काम के करने का रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है ना, उस काम के छोड़ने की फिर सजा भी बहुत बड़ी होती है। तो बेटे आप में से अक्सरियत जो है ना, जैसे मैंने सैटरडे को क्लास रखी, आप लोग आए भी, लेकिन जब मगरिब की ब्रेक की तो इतने लोग नहीं थे नमाज पढ़ने के लिए। और उससे पहले आप में से काफी सारे बच्चे FAR 1 भी पढ़ रहे होते हैं, तो FAR 1 की क्लास खत्म करके फिर कॉस की क्लास शुरू करके दरमियान असर वो भी कुछ बच्चे थे नहीं पढ़ते नमाज यार आप लोग। और रीजंस आपके पास क्या है? वो जी कपड़े पाक नहीं। क्यों नहीं है पाक? मैनेज करें ना, करना चाहिए मैनेज। और वैसे तो अफसोस की बात है, लेकिन बेस्ड ऑन स्टैट्स की बात कर रहा हूं, आप लोगों से इंडिविजुअली तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन एक नॉर्मल स्टैट्स की बात कर रहा हूं। आप में से ऐसे भी कुछ बच्चे या शायद अक्सर बच्चे होंगे जिनको पाकी ना पाकी के मसाइल भी नहीं पता होंगे, जिनको ये भी फर्क नहीं पता होगा कि गुस्ल कब वाजिब होता है और वुजू कब करना होता है, वुजू करने का किन किन चीजों से वुजू टूटता है ये भी नहीं पता होगा, गुस्ल के तरीके क्या है ये भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि सीखने की कोशिश नहीं की कभी, और नमाज के लिए एलिजिबल ही नहीं है अगर पाक नहीं है। यानी अगर वुजू करना बनता था और वुजू नहीं है, तो वुजू नहीं सही कर रहे तो नमाज ही नहीं हो रही। और अगर गुस्ल करना वाजिब हो चुका था और गुस्ल नहीं कर रहे हैं तो पाकी आ ही नहीं रही है। पाकी एक होती है फिजिकल पाकी, उसके अलावा हमें हुक्म मानने। अब जैसे वुजू करके हाथ धो रहे हैं, तो अगर टांग पे कुछ मैल लगी हुई थी तो हाथ धोने से क्या हो गया, लेकिन वी हैव टू ओबे। तो इसलिए हम इसकी कोशिश ही नहीं करते मेरे बच्चों सीखने की कि वुजू के मसाइल क्या है, गुस्ल के क्या है, सीखते ही नहीं। बाले हैं सारे बच्चे आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप में से कभी कुछ बच्चे इस पे बॉदर ही नहीं करते होंगे कि क्या है, या किन किन बातों से गुस्ल वाजिब होता है, किन किन बातों से वुजू करना होता है, वुजू टूटता किन किन बातों से। कपड़े का मैला होना और कपड़े के नापाक होने में फर्क होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे हाथ मैले होना और नापाक होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब नमाज की तैयारी ही ठीक नहीं है, वजू गुस्ल, तो बेटे फिर नमाज को भी हम लोग लिफ्ट नहीं कराते। ये बहुत बड़ा अल्लाह का हुक्म है बेटा, बहुत बड़ा हुक्म है। और आप फैमिली में शादी ब्याह जो सीजन चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं को बुला ही लेता होगा, तो शादी की गैदरिंग्स के अंदर मगरिब भी जाती है, इशा भी जाती है, और कोई बॉदर ही नहीं कर रहा होता वहां। अगर कोई करना भी चाहे, कोई हो भी जिसे नमाज पढ़नी हो, तो उस हॉल में कहीं जगह ही नहीं होती। और अगर कोई पूछ ही ले तो वो हैरान होंगे पहले कि नमाज की जगह चाहिए। और अगर किसी को चाहिए भी हो तो मर्दों के लिए वो जनरेटर के पीछे 4 चटाइयां डाली हैं, वहां जाके पढ़ लें। अब वो गंदी सी जगह है, जनरेटर का फ्यूल फैला हुआ है और नमाज हो रही है। और औरतें तो वैसी जगह का पूछती भी नहीं है, तो औरतों को उन्होंने जगह रखी भी नहीं होती, कोई जगह नहीं रखी होती कि औरतें नमाज पढ़नी है। अच्छा वो ऑफिस से जब भाई बाहर निकलो, भाई बीबी ने नमाज पढ़नी है, तो वो वहां बाहर निकल के जगह दे देंगे तो दे देंगे, मेहरबानी उनकी। तो इसलिए डिमांड नहीं है ना तो सप्लाई नहीं है, डिमांड होती तो सप्लाई होती। अगर कस्टमर्स की डिमांड होती तो वो बिजनेसेस है ना, क्यों ना जगह रखते। जब डिमांड ही नहीं है तो वो क्यों वो नमाज के लिए शादी हॉल में जगह रखेंगे, वो रेस्टोरेंट्स में क्यों नमाज पढ़ने की जगह रखेंगे, कॉलेजेस में क्यों नमाज पढ़ने की जगह रखेंगे, डिमांड ही नहीं है। तो बेटे जब डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी तो बिजनेसेस सप्लाई क्यों क्रिएट करेंगे। तो इसलिए आप लोग ना नमाज की बिल्कुल फिक्र नहीं करते। मैं जनरल बात कर रहा हूं, जनरल एक्सेप्शंस आर देयर, जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन नमाज की परवाह नहीं करते। जो नमाज की फिक्र नहीं कर रहा होता ना, तो फिर उसकी जिंदगी में बाकी दीन के अमाल होंगे, चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है। और आप जवान बच्चे हैं, इस एज में आपको गुनाहों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तो फिक्रें इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको गुनाह बहुत सारे जो है वो आपकी जिंदगी से वैसे निकल जाएंगे, क्योंकि काम मसरूफियत बढ़ जाएगी। यंग बच्चे हैं, खासतौर पे हॉस्टल में रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है गुनाहों का, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। इसी में अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे तो आप बहुत ईजी टारगेट हैं शैतान के लिए। और शैतान को अल्लाह ने कोई फिजिकल ताकत नहीं दी है, वो घसीट नहीं सकता है, वो रास्ता रोक नहीं सकता है। वो सिर्फ सीने के अंदर, पहले वो सीने के अंदर आता है फिर दिल के अंदर आता है। ये दोनों बातों में फर्क है। पहले वो सीने के अंदर आके वसवसे डालता है, फिर वो दिल के अंदर आता है। ये ऐसे ही है जैसे गेट से अंदर उतरना, बाहर गैराज, अगर कोई बड़ा लॉन है तो, फिर बिल्डिंग का दरवाजा,
तो वो जो गेट से अंदर आके जहां लॉन है और गैराज है वो सीना है, और घर का दरवाजा खुल के अंदर तो वो दिल है। तो शैतान पहले सीने के अंदर आके वसवसे डालता है, फिर दिल के अंदर आता है, और दिल का दरवाजा खोलते हैं तो आता है। और एक बार जब दिल में आ जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से सारी सेटिंग चेंज कर देता है। एक हदीस का मफहूम है, जब एक गुनाह होता है ना तो दिल पे एक धब्बा लग जाता है, और फिर गुनाह होते जाते हैं, फिर दिल स्याह हो जाता है, और तब शैतान की कमांड होती है उस दिल के ऊपर। तो इसलिए नमाज की बेटे फिक्र करें आप लोग। जब ये अपने आप को रीजन बताएंगे कि कपड़े साफ नहीं है, तो खुद शर्म चाहिए इस बात के ऊपर। आप लोग आर्टिकल्स के इंटरव्यू देने जाएंगे, हो सकता है नए कपड़े पहन के पी करना होता है, टाइयां लगा के फिर रहे होते हैं लड़के बाहर। देखता हूं मैं एमएफए की क्लास के लिए आता हूं, बाहर टाइयां लगा के लड़कियों को लाइन लगी होती है, आपस में प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते, टाइयां लगा के। वो शक्लें जो कभी मुंह धोके नहीं आते थे, टाई लगा के आए होते हैं। फार्म के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कपड़े प्रेस भी होंगे आपके, साफ सुथरे कपड़े भी होंगे, तब क्यों नहीं गंदे कपड़े पहना है कि जी वो कपड़े गंदे हैं जी। मैं एक जगह हॉस्पिटल ही जाना हुआ किसी काम से, तो वहां पार्किंग के पास उन्होंने नमाज की जगह बनाई हुई थी। तो मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो पार्किंग में ना एक बाइक पे दो बंदे आए, बाइक खड़ी की उन्होंने, बड़ी उम्र के थे। तो उनमें से एक ने दूसरे को कहा कि यार नमाज पढ़ लेते हैं, फिर देर हो जानी है। अच्छा, अब ये कह के एक साहब नमाज पढ़ने चले गए, दूसरे ने कहा तुसी पढ़ लो, मेरा वजू नहीं है। अब वो कह के वो बंदा बाहर ही रुक के टहल रहा है, मैं गुजर रहा हूं और मैं ये सारा सीन देख रहा हूं, और सब दिल में एक बात अजीब सी आई कि क्या ये वाकई एक रीजन है कि मेरा वजू, तो भाई कर लो वजू कर लो, वजू नहीं है तो वजू कर लो। तो इसलिए नमाज की इंपॉर्टेंस बेटे नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर। ये मैं सबसे बात कर रहा हूं, लड़के लड़कियों सबसे बात कर रहा हूं बेटे। अगर आपको घर के अंदर ये माहौल नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए था। ये घर में अब्बा जी को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया। हदीस का मफहूम है, तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। मर्द से उसके घर के बारे में पूछा जाना है। औरत अपने, जो मर्द है वो अपने घर का लीडर है, और चूंकि वो उसका काम कमाना है तो वो बाहर भी होगा, तो फिर उसकी एब्सेंस के अंदर माँ को उसका सेकंड बनाया कि वो उसके बच्चों की जिम्मेदार, उसके माल इज्जत की भी जिम्मेदार है, बच्चों की भी जिम्मेदार है, माँ से भी पूछा जाएगा। तो ये माँ बाप को सिखाना चाहिए था, चलो नहीं सिखा सके, हो गई माँ बाप से सुस्ती। आपकी अपनी भी तो लाइफ है ना, बालिग हैं आप सारे, सबने जवाब देना है कल को जाके। तो नमाज अल्लाह का बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुक्म है। और अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है तो अल्लाह हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ये हम ड्रामेबाज हैं कि हम मुसलमान हैं। हमारे लिए नमाज अगर इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, तो हम बहुत बेकार लोग हैं। आल्दो के इसकी बेस पे एक फिक के अंदर मुसलमान से ही कैटेगरी से निकाल दिया जाता है, उस पे आगे फिर इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस हैं। एक फिक में उसको मुसलमान की डेफिनेशन से निकाल दिया जाता है नमाज छोड़ने पे, क्योंकि एक हदीस में आता है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो एक फिक में इसको इतना डिसाइसिव ली गई है बात कि वो मुसलमान की कैटेगरी से निकाल देते हैं। तो इसलिए नमाज बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल किया करें। आप लोग यहाँ पर जब कॉलेज आते हैं तो जोहर की नमाज के टाइम भी काफी सारे बच्चों की क्लासेस हैं, और ठीक है मैं बच्चियां पढ़ती होंगी नमाज, लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि चूंकि शोर कहीं सुनने में नहीं है ना कि नमाज की जगह होनी चाहिए, तो उसका मतलब डिमांड साइड वीक है, बहुत बहुत वीक है डिमांड साइड। डिमांड साइड स्ट्रांग होगी तो फिर सप्लाई साइड को भी सोचना पड़ेगा। मैं एमएफए की क्लास खत्म करके चला जाता था, ये पीछे मस्जिद की जमात पढ़ लूंगा, लेकिन वो आप तो खैर कॉस्ट की क्लास में बैठे हैं तो मोस्टली ग्रुप ए वाले ही होंगे, लेकिन कुछ बच्चे एफआर 2 वाले भी होंगे जो अब एफआर 2 पढ़ रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों जिन्होंने मुझसे लास्ट टाइम गुलबर्ग में कोई पेपर पढ़ा हो, एफआर 1 पढ़ा हो, या वैसे गुलबर्ग में पढ़ते रहे हो। तो वहां पर मैं जमात कराता था, छत पे वहां पर 2-3 सफ़ें भरी होती थी। फिर किसी बच्चे की फरमाइश पे कहा जी यही कर लेते हैं जमात, ये लॉन में बाहर देखिए हम सफ़ें डालते हैं, लेकिन 2 सफ़ें भी बेटे नहीं भर रही होती हैं। हालांकि वहीं आसपास बहन भाई पढ़ भी रहे होते हैं, बैठ के खेल भी रहे होते हैं, बहुत फिक्र से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नहीं आते नमाज के लिए। आप लोग वो पीछे बैठ पे कैंटीन पे भी बैठे होते हैं बच्चे, नहीं आ रहे होते नमाज के लिए। तो बेटे नमाज की फिक्र करें। पता नहीं आप सीए करने तक जिंदा हैं कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब आप बालिग हो गए हैं तो आप पे अहकाम लग चुके हुए हैं। अब आप चाहे जिंदगी में टारगेट बेशक करते हो कि इतने साल तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे, उसके बाद तो एंड पे तौबा कर ही लेनी है। आपको क्या पता आपका एंड कब आने वाला है। तो नमाज पढ़ा करें और खुद भी पढ़ा करें। और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत पुराना, 10-12 साल पुरानी बात है, और अल्लाह ने उस बंदे से बहुत काम लिया है। आजाद कश्मीर के गांव वगैरह से ताल्लुक है उसका, तो एक पहाड़ ऑलमोस्ट उसने, बल्कि काफी सारा एरिया उसने कवर कर लिया हुआ है। बच्चों को दीन की तरफ लाना, अपनी मियाँ बीवी दोनों ने अपनी लाइफ वक्फ कर दी हुई है इस काम के लिए। तो अल्लाह ने उसकी मदद भी बहुत की है। वो जब सीए का स्टूडेंट था तो वो रहता था यहाँ से बहुत दूर, वो मुगलपुरे से आगे, और वो सर्दियों में भी, गर्मियां सर्दियां दोनों,
वो सुबह सुबह अपने दोस्तों के पास पहुंचता था हॉस्टल उनको जगाने के लिए, फजर पढ़ने के लिए। फिक्र, इस फिक्र के अंदर, और वही कुछ लोगों में शामिल था जो गुलबर्ग कैंपस में प्रेयर एरिया बनाना पड़ा था, डिमांड क्रिएट हुई थी। तो इसलिए आप लोग बेटे अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप ये बात भूल जाएं कि आप दीन पे चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे। क्योंकि जब बेसिक से नहीं जुड़ते हैं ना, जब बेसिक से जुड़ते नहीं है तो फिर वो हवा से इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद पर्सनली भी जानता हूं, और क्योंकि आप में से लड़कों में से, वैसे तो लड़कियों में भी ये काम चलते हैं, लेकिन अगर किसी का तबलीग में वक्त लगाओ, किसी को आइडिया हो, तो बहुत सारे वाकयात सुन के भी, कारगुजारी कहते हैं उसको, जितने लोग यहां से मुल्क से बाहर गए करियर बनाने के लिए और वो बेसिक से नहीं जुड़े रहे, उनकी दूसरी तीसरी चौथी नस्ल तक जाकर लादीन हो चुके थे। कईयों ने अपने नाम भी बदल लिए हुए थे। वो मुसलमान नहीं रह जाते, बेसिक से हट जाते हैं। तो इसलिए बेटे नमाज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप नमाज पढ़ने वाले बनेंगे ना, आपको जगह भी नजर आ जाएगी नमाज पढ़ने की, आपको वजू करने के भी मौके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नमाज, जब मेरी जिंदगी में दीन नहीं था तो मुझे कभी नमाज, अजान की आवाज भी नहीं आती थी, कभी मस्जिदें भी नजर नहीं आती थी। लेकिन जब दीन आ गया तो फिर नमाज के टाइम पे मस्जिद भी नजर आ जाती है, नमाजों के वक्त भी पता चल जाते हैं। जब जवानी में दीन से दूरी थी और कोई अगर कोई बात भी हो जाती थी असर के बाद, तो पता ही नहीं था असर किस टाइम होती। तो इसलिए बेटे नमाज अगर जिंदगी में नहीं है ना, तो ये बड़ी महरूमी वाली बात है। तो जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते वो आज इसे पाबंदी करें, नहीं कल से करेंगे, नहीं आज इसे करें। नमाज को इंपॉर्टेंस देनी है बेटे आप लोगों ने। जी तो यही तो कह रहा हूं कि जब डिमांड पे शोर नहीं है तो फिर सप्लाई पे भी शोर नहीं है। अब ये आप लोगों ने सोचना कि किस तरह से नमाज की वहां तरगीब बढ़े, डिमांड बढ़े, तो सप्लाई एडजस्ट हो। जब विल होती है तो फिर अल्लाह वे भी निकाल देते हैं। मैंने कल एक होमवर्क दिया था और वो बच्चे जो खुद सॉल्व करने की बजाय सिर्फ सोल्यूशन देखते हैं और उनको वो डिफरेंट फॉर्मेट से हुआ नजर आता है तो वो वहीं छोड़ देते हैं। अब मैंने इस सवाल का आई कैप वाला सोल्यूशन ही पीछे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व, जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया होगा बस आंसर देख रहे होंगे तो उनको आंसर ही नहीं समझ आ रहा होगा। खुद सॉल्व करेंगे, एंड आंसर मिलाएंगे तो वो एंड आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड कार्ड तो मैंने बना दिया हुआ था, स्टैंडर्ड कार्ड मैंने क्लास में ही बना दिया था। उसके अलावा मैंने मटेरियल के वेरिएंसेस भी निकाल दिए थे। बाकियों के लिए क्या चाहिए, लेबर के लिए AH चाहिए और SH चाहिए। तो AH सवाल में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 5400। SH कितने? 5400 इंटू 6, 32। AH कितने? हमने चूंकि वेज रेट बढ़ा दिया था, दिस इंक्रीज्ड वर्कर्स एफिशिएंसी बाय 5%। 5% एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है कि उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया तो टाइम लगा 32,400 का 0.95। ये AH है। और SR क्या था? 25 रुपए। AR क्या था? 25 रुपए से 10% महंगा। तो ये SR, AR और SH है। तो लेबर के वेरिएंसेस इससे निकलेंगे। लेबर के वेरिएंसेस में कोई एतराज? वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये पहले भी सवालों में ये बात आ चुकी। एक तो मैंने बोर्ड पे भी सॉल्व किया था कि आपको एक्चुअल टोटल बताए हुए हैं, तो अगर आपको एक्चुअल फिक्स्ड पता चल जाए तो बाकी एक्चुअल वेरिएबल आ जाएंगे। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की ये पहले भी 2-3 दफा हम बोर्ड पे सॉल्व कर चुके हैं कि आपको ओवर अप्लाइड बताए हुए हैं, तो अप्लाइड निकाल लें तो एक्चुअल आ जाएंगे। तो ये इस तरह से अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल के तो उसका ओवर अप्लाइड से डिफरेंस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकलते, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पता चल जाए तो 7-20 में से माइनस करेंगे तो बाकी एक्चुअल वेरिएबल आ जाएगा। और आपने कुछ पूछना है तो बताइए, जिन्होंने होमवर्क किया है।
हाँ जी, चले, कल एक सवाल करने लगे थे, वो फिर मुझे लगा पहले अपना करा देता हूं, तो अब आप वो वापस दोबारा पढ़ लें सवाल। ऑटम 8 एक पढ़ रहे थे। हेक्सा लिमिटेड के नाम से एक सवाल, ये पढ़ना शुरू किया था, फिर मैंने कहा था रहने दें, तो पढ़ लें, करते हैं। ऑटम 8 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। स्प्रिंग 18 दिया था, अच्छा चलें, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ था। सबसे लास्ट पॉइंट देखें, लिखा तो हुआ है 5 पे, तो एक्चुअल पे। हाँ जी, ऑटम 8 कहा था पढ़ने को। कैसे पता? रिवर्स कैलकुलेशन का सवाल है। वेरिएंसेस दिए हुए हैं और जो चीजें पूछी हुई हैं ये नॉर्मली सालों में दिया होती हैं, तो रिवर्स चलना है, लेकिन बहरहाल है तो वेरिएंस का सवाल, तो इसलिए जितना भी बना सके स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाना है। ऑटम 8 पूरा ना सही, जितना भी बना सके स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं। जितना भी बना सके। पहले टेबल में तो आ गए सारे वेरिएंसेस, और उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर केजी, ये कहां लिखूं जी? ये यहां कितनी है? 4। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आर कितना? 6। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, और हाँ ये भी दिया हुआ है 10 आवर्स। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आर और स्टैंडर्ड वेज आवर्स पर यूनिट, तो ये दोनों दिए हुए हैं, तो ये हो गया 60। और इस दूसरे टेबल से
फिक्स ओवरहेड्स 100% ऑफ लेबर, तो सेम लेबर छाप दिया, 100% ऑफ लेबर, तो बिल्कुल लेबर वाली बातें लिख दी। और क्या पता है इसमें से? और इस टेबल में से देखें स्टैंडर्ड पे कुछ निकल रहा है? नहीं। तो जितना बना सकते थे बना लिया। वेरिएंस का सवाल है इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाएंगे। रिवर्स वर्किंग का सवाल है इसलिए सारा कुछ तो नहीं होगा, जो पता था वो लिख लिया। अच्छा, अब आपको मैंने ये टिप्स ये बताई थी इन्वेस्टिगेशन की कि आपको जितने वेरिएंसेस दिए हैं ना उन सबको साइमल्टेनियसली फैला लें, एक बोर्ड पे सब फैला लें। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे चलेगा ना कि कैलकुलेट फॉलोइंग फ्रॉम द डाटा गिवन बजटेड आउटपुट एंड यूनिट्स, यानी वो बजटेड प्रोडक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा, तो फिर शायद सारी जिंदगी लगा रहेगा। तो आप जो वेरिएंस गिवन है उन सबको साइमल्टेनियसली खोल लें, आप इसमें लिंक करेंगे तो मजीद हिंट्स मिलेंगे, एक लिंक मिलेगा फिर दूसरा मिलेगा, तो पहेलियां सॉल्व होती जाएंगी। जब सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे तो फिर रिक्वायरमेंट्स में से ढूंढ लेना क्या क्या पूछा था। तो जितना कुछ हमें गिवन है सब फैला लेते हैं। क्या क्या गिवन है? वेरिएंसेस बताएं क्या क्या गिवन है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है। अब जब मटेरियल प्राइस है तो फिर हमें देखना होता है कि परचेज यूज्ड बराबर है या डिफरेंट है। तो फिर हाँ जी, नहीं बताया हुआ कहीं पर कोई रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता, तो बराबर ही होंगे। फिर भी ये एहतियातन हम फार्मूले में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एससी बराबर हुए तो ठीक है, ये परचेज यूज बराबर ही होगा, माइनस इनटू एसी। और दो तीन लाइनें फिगर्स की छोड़ के और क्या गिवन है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सवाल में कहीं पर आइडल आवर्स का कोई हिंट कुछ भी नहीं है, तो बस आइडल आवर्स नहीं है, ए एच इंटू सॉरी एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू एस आर। और आगे चले, और क्या अवेलेबल है? फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल। और क्या अवेलेबल है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू यूज्ड इंटू एस सी। और क्या पता है? लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। और क्या पता है? बस ये पता है। तो जितने वेरिएंसेस पता थे सबको फैला लिया। अब इनमें से देखें क्या क्या पता है हमें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है जी? 16,000 एडवर्स फेवरेबल। ए क्यू परचेज नहीं पता, इंटू एस सी 4 रुपए, माइनस ए क्यू परचेज इंटू 3.9 पता है। इधर आ जाए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 11040 फेवरेबल, एस एच 10 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन पता है? नहीं पता, तो हम एस एच को बेशक यही खोल लेते हैं, 10 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। मिसिंग फिगर निकाल रहे हैं तो जो जो कुछ पता है जितना खोल के लिखेंगे उतने हिंट्स आसानी से मिलेंगे। ये मैंने एस एच को खोल लिया, इंटू 6 रुपए, माइनस ए एच नहीं पता, इंटू 6 रुपए। यह पता है? एक्चुअल वेजेस पता है ना, तो वो तो नहीं है जी। और इधर क्या पता है? ये 16,000 एडवर्स इज इक्वल टू बजटेड पता है? नहीं पता। और एक्चुअल 316,000, इधर 6,000 एडवर्स इज इक्वल टू एस क्यू नहीं पता, और इंटू 4 माइनस ए क्यू नहीं पता, इंटू 4। इधर क्या पता है? ये 7520 एडवर्स, ए एच पता नहीं, एस आर 6 है, माइनस ये पता है 308
480। अब इसमें हमें जो जो पता था वो हमने लिख लिया। अब यहां से देखें कोई और अगर मसला हल होता हो तो यहां से हमें AH पता चल गया। $50,160 यहां से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स पता लग गए 300,000। यहां से नहीं पता, यहां से एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मिल गई 160,000 kg। यहां से एक मसला हल हुआ है, वो 11,040 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 6 माइनस एक्चुअल आवर्स 50,160 इंटू 6, तो एक्चुअल प्रोडक्शन निकल आएगी। जी 31 नहीं यार 52 तो एक वहां से AH निकला, यहां से हमें AQ परचेज निकला और AH पता चलने से एक्चुअल प्रोडक्शन पता चल गई। अब देखें और कोई मसले हल होते हैं। इसको AQ परचेज और AQ यूज बराबर लेने से पहले जो बाकी सारे मसले हमने हल कर लिए हैं, यहां से देखते हैं रिक्वायरमेंट कौन कौन सी आंसर हो गई। रिक्वायरमेंट 1, क्योंकि हो सकता है कोई और ऐसा हिंट मिले कि जिससे पता चले कि परचेज यूज बराबर नहीं है। अभी तक तो दोनों बराबर लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिफरेंट का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन सा मसला हल हो गया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 बजटेड प्रोडक्शन पूछिए, नहीं पता चली अभी। पॉइंट नंबर 2 एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी परचेज्ड, ये पता चल गई है। तो आप ना इस आंसर को हाईलाइट करके और इसके साथ लिख दें पॉइंट 2। नंबर 3 एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर 3 एक्चुअल आवर्स वर्कड, आगे एक्चुअल वेज रेट पर आवर, तो निकाल लेते हैं, यही इसी के नीचे निकाल लेते हैं बेशक। पॉइंट नंबर 5 एक्चुअल रेट, कैसे? $6.15 पर आवर। और क्या रहेगा रिक्वायर्ड? बस बजटेड प्रोडक्शन रह गई है। तो बजटेड प्रोडक्शन कहां से मिलेगी? इसमें कहां है जहां बजटेड प्रोडक्शन इस्तेमाल होती है? बजटेड प्रोडक्शन से कोई लिंक बनता है उसका? बजटेड प्रोडक्शन का कहीं से लिंक बनता? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ना दिए हो तो उसकी भी एक पहेली सॉल्व करने का फार्मूला बताया था। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने का एक तरीका बनाया था। अगर 6 रुपए पर आवर यूज करना है तो इनटू, अगर 6 रुपए पर आवर यूज करना है तो इनटू BH, और अगर 60 रुपए पर यूनिट इस्तेमाल करना है तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से हमें हिंट मिल गया। तो यहां से हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के जरिए हमें रास्ता मिल रहा है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर निकालने हो तो उसका एक रास्ता होता था, वो स्टैंडर्ड रेट को यूज करके 6 रुपए यूज करता तो BH, और अगर 60 रुपए यूज करना है तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन। वो 60 पर यूनिट है ना, तो 60 रुपए पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हैं, तो बजटेड प्रोडक्शन क्या बन गई? जी 5,000। नंबर, बस हो गया सवाल सॉल्व। तो अगर रिवर्स वर्किंग टेस्ट हो रही है तो उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि जितने वेरिएंसेस हैं उन सबको साइमल्टेनियसली फैला लें और फिर उनका ओवरऑल कंपैरिजन करके देखें तो हिंट्स पे हिंट्स मिलेंगे।
तो जैसे जैसे पहेलियां सॉल्व होती जाएंगी, जब सब पहेलियां सॉल्व हो जाएं तो देख रहे रिक्वायरमेंट क्या थी, तो उसका आंसर निकल आया होगा। अच्छा, अब इसका आगे हमने को हल नहीं निकाला तो जरूरत भी नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं इससे लिंक, होती तो शायद इसका भी कोई हिंट निकल आता। तो अब जिसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। हाँ जी, ऑटोमेट। ओके, इसी का ना एक वर्जन इससे बहुत मिलता जुलता था, वो होमवर्क है आपका, वो है स्प्रिंग 22। तो आप सवाल देखेंगे भी तो आपको लगेगा इसी को देख के बनाया था एग्जामिनर ने। ये अक्सर होता है, पास का कोई सवाल थोड़ा बहुत चेंज करके वो दोबारा पूछ लेते हैं। स्प्रिंग 22 ये होमवर्क है, ये से मिलता जुलता है बहुत सारा। स्प्रिंग 22 होमवर्क है बेटे। अच्छा, अब इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली मैंने तो, खैर बहुत सारी कर ली, आपने भी थोड़ी बहुत की है, तो अब क्या हालात हैं, कुछ पकड़ में आए हैं वेरिएंस, या पता नहीं क्या हुए जा रहे, इधर उधर फायरिंग हुई जा रही है। स्प्रिंग 22 कर देना सॉल्व यार, स्पेन लिमिटेड। ठीक है जी, स्पेन लिमिटेड होमवर्क है स्प्रिंग 22।
मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। इसकी एक कहानी बता रहा हूं जो आप अपने अल्फाज में लिखिएगा, जरूर सुस्ती ना करना, जरूर लिखना कहानी। कोई खाना पकने के लिए अगर मुझे नहीं पता, खैर आपको भी कौन सा पता है, ये कहानी बना रहे हैं कि अगर गोश्त में कोई नमक हल्दी ये सब डलता है और गोश्त थोड़ा गलने में मुश्किल हो रही है, तो हो सकता है कि कोई एक इंग्रेडिएंट इस बात को कंपनसेट करने के लिए ज्यादा डालना पड़े। यानी अगर किसी एक मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा मटेरियल उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और मिसाल, कोई सब्जी अगर चलो आलू मीठा मीठा सा है तो सालन पकाने के लिए नमक ज्यादा डाल लेंगे, लाल मिर्च ज्यादा डाल लेंगे। तो अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल मटेरियल इस्तेमाल होते हो और किसी वजह से कोई एक मटेरियल कम लग रहा हो या ज्यादा लग रहा हो, तो उसकी वजह से दूसरे मटेरियल्स पे भी फर्क पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। जैसे अगर गाड़ी बना रहे हैं तो सीटें थोड़ी कम करके टायर ज्यादा कर लेते हैं, सीट कम कर लेते हैं, टायर बढ़ा देते हैं, तो वो कंपनसेशन मिल जाएगी नहीं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें मटेरियल का ज्यादा कंसंट्रेटेड होना या क्वालिटी में हल्का होना दूसरे मटेरियल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, उनके लिए टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक उनके लिए नहीं है। ये टॉपिक उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिनमें मल्टीपल मटेरियल्स यूज होते हैं और एक का कम या ज्यादा होना दूसरे मटेरियल को अफेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें या कोई मेडिसिन या कोई पेंट बनना। अगर कोई रंग बन रहा है, कोई 2-4 मुख्तलिफ रंगों को मिला के, कभी कोई दुपट्टा रंगवाने गए हूं बचपन में बाजार, तो अगर कोई रंग सख्त है तो उसका असर कैंसिल करने के लिए वो रंगने वाला मुख्तलिफ रंग डाल रहा होता है, 1 चम्मच और डाल देगा, चम्मच और डाल देगा। अब ये हो क्या रहा है कि एक मटेरियल की कोई खराबी या अच्छाई दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट कर रही होगी। दोबारा, वो प्रोडक्ट्स जिनमें मल्टीपल मटेरियल्स इस्तेमाल होते हो और उनमें आपस में वो मटेरियल्स ऐसे कनेक्टेड हो कि एक का कम या ज्यादा होना दूसरे मटेरियल को भी अफेक्ट कर देगा, उन प्रोडक्ट्स के, पूरी बात तो सुन ले, पहले लिखना शुरू कर दे, पहले पूरी बात सुन ले ना। वो प्रोडक्ट्स जिनमें मल्टीपल तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल होते हो और वो मटेरियल्स आपस में कनेक्टेड हो, यानी एक का कम या ज्यादा लगना दूसरे मटेरियल को भी अफेक्ट करेगा, तो उन प्रोडक्ट्स के मटेरियल यूजेज वेरिएंस को मिक्स और यील्ड में ब्रेक किया जाता है। दोबारा, वो प्रोडक्ट्स जिनमें मल्टीपल मटेरियल्स डलते हो, यानी डिफरेंट तरह के मटेरियल्स डलते हो और वो मटेरियल्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो कि एक की क्वांटिटी या क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर रही होगी, तो उन प्रोडक्ट्स के जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालेंगे तो बिजनेस यूजेज वेरिएंस को इनमें स्प्लिट भी करेगा। वो प्रोडक्ट्स जिनमें मल्टीपल तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं और वो मटेरियल्स आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं कि एक की क्वालिटी या क्वांटिटी दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट कर रही होगी, मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें या कलर्स, तो वो बिजनेसेस जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालेंगे तो वो उस यूजेज वेरिएंस का एक स्प्लिट मिक्स और यील्ड वेरिएंस की शक्ल में करेंगे। जिनको लगता है उनसे साथ वाले ज्यादा समझदार हैं और उन्होंने बेहतर लिखा होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर प्रोडक्ट्स में मल्टीपल तरह के मटेरियल्स डलते हों और वो मटेरियल्स आपस में ऐसे कनेक्टेड हों कि एक की क्वालिटी या क्वांटिटी दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी, मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें, मेडिसिन, केमिकल्स, पेंट्स, कोई एक ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला केमिकल था तो उसकी वजह से दूसरा केमिकल ज्यादा डालना पड़ सकता है। तो वो बिजनेसेस जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते हैं तो वो यूजेज वेरिएंस के ये 2 टुकड़े भी कर सकते हैं।
वो प्रोडक्ट्स जिनमें मल्टीपल तरह के मटेरियल्स लगते हैं और वो मटेरियल्स आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं कि एक की क्वालिटी और क्वांटिटी दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें, पेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, केमिकल्स हैं, तो वो बिजनेसेस मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ये दो स्प्लिट कर सकते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। एक एग्जांपल है ना, इसके फार्मूले डराइव करके देता हूं। वैसे तो फार्मूले लिखे हुए हैं, सीधा सीधा फार्मूले पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो एक एग्जांपल से डराइव करके देता हूं। यानी सवाल सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ और समझा भी रहूंगा। मिक्स और यील्ड वेरिएंस एक मिसाल से समझा रहा हूं। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट बनाया तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए मटेरियल ए के 3 kg और मटेरियल बी के 2 kg। मटेरियल ए मिलना चाहिए 150 रुपए का और ये मिलना चाहिए 220 रुपए का। ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था और एक्चुअल रिजल्ट ये निकला कि यूनिट्स बनाए 5000 और इन यूनिट्स बनाने के लिए, अच्छा, मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए मटेरियल परचेज्ड चाहिए या मटेरियल यूज्ड? क्यों? क्योंकि यूजेज वेरिएंस के दो टुकड़े हैं, तो मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज हुआ, ए इस्तेमाल हुआ 16800 kg और बी यूज हुआ 10200 kg। इसकी रिक्वायरमेंट है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस आपसे रिक्वायर्ड है, मिक्स और यील्ड मैं निकालता हूं। यूजेज वेरिएंस निकालें, 2 निकलेंगे क्योंकि मटेरियल 2 है, तो ए और बी का यूजेज वेरिएंस निकालें। नूर, ये तो नहीं आया यार, लेकिन क्या देखिए अच्छा,
हाँ जी, ये तो ऐसे ऐसे निकाल दिया होगा। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल ए का क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू एस सी। तो मटेरियल ए एस क्यू 15,000 इंटू 150 माइनस ए क्यू 270,000 एडवर्स, और बी के लिए 2 किलो और 5,000 यूनिट्स 10,000। और अगर इस सवाल में प्रोसेस मिक्स हुआ होता तो इसको मल्टीप्लाई करते इसकी बजाय ईपी से 10,000 इंटू 220 माइनस 200 इंटू 220 44,000 एडवर्स। और मल्टीपल मटेरियल हो ना तो उनका टोटल भी कर दीजिएगा 314। ये हो गया यूजेज वेरिएंस। मल्टीपल है ना इसलिए इनका टोटल भी करना। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो शर्म आनी चाहिए उसको, फिर भी बता दें कुछ पूछना है तो। अच्छा, यूजेज वेरिएंस एडवर्स आना क्या शो कर रहा है? जितना किलो लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया। क्या वजह हो सकती है, क्यों ज्यादा लग गया? मटेरियल की क्वालिटी हल्की थी, और मशीन का कोई खराबी का मसला हुआ होगा, जो नहीं लॉस ज्यादा हुआ है तभी ज्यादा लगा है। मटेरियल की क्वालिटी हल्की हो सकती है, मशीन में खराबी हो सकती है, जो वर्कर्स थे वो उसको अब्बा जी का माल समझ के इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने बहुत केयरलेसली इस्तेमाल किया, ये रीजन हो सकते हैं। और अब टॉपिक बढ़ा दिया तो ए का ज्यादा लगने की रीजन बी भी हो सकता है। हो सकता है बी ज्यादा कंसंट्रेटेड था, उसके लिए ए ज्यादा डालना पड़ा, ज्यादा मीठा था आलू तो नमक ज्यादा डालना पड़ गया। तो यील्ड वेरिएंस अब तक जो पढ़ रहे थे वो मटेरियल का ज्यादा यूजेज वेरिएंस एडवर्स का मतलब था जितने किलो लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया। इससे पहले तक रीजंस उनकी जाती थी। मटेरियल की क्वालिटी हल्की हो सकती है, लेबर उस मटेरियल को हैंडल करते हुए गलती कर सकते हैं। लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें एक मटेरियल का कम या ज्यादा लगना दूसरे की वजह से भी हो सकता है। तो अब हम इस यूजेज वेरिएंस के दो टुकड़े करने लगे। ज्यादा लगा अपनी या वर्कर्स की नाअहली की वजह से कितना ज्यादा लगा, और दूसरे की वजह से कितना ज्यादा लगा। ज्यादा लगा है 270, इस 270 के दो टुकड़े करने लगे। ये ज्यादा अपनी क्वालिटी की वजह से और वर्कर्स की मिसहैंडलिंग की वजह से कितना ज्यादा लगा, और दूसरे की वजह से कितना ज्यादा लगा। तो वो जो दूसरे की वजह से कम या ज्यादा लगना है वो मिक्स वेरिएंस होता है, और दूसरे की वजह के अलावा बाकी वजहों से जो कम ज्यादा लगा वो यील्ड वेरिएंस है। अगर ये लिखना चाहें तो लिखने, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। फार्मूले बता दूंगा, फार्मूले लगाने आने चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, यूजेज वेरिएंस जैसे बी की मिसाल लिख ले, बेशक अगर बी की या ए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले, मकसद तो अपने आप को समझाना है। कुछ ऐसा लिखिएगा जो आप कल दोबारा पढ़ें तो आपको समझ आए। फार्मूले बना देता हूं, लगाने फार्मूले ही होते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इसका मिक्स और यील्ड का क्या मतलब है। 270 एडवर्स 44 एडवर्स ये शो कर रहा है कि जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा। ये यूजेज वेरिएंस है। अगर इसको तोड़ना है तो हम उसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। मिक्स वेरिएंस ये बताएगा कि अगर ये कम या ज्यादा लगा तो दूसरे की वजह से कितना कम या ज्यादा लगा। ये मिक्स वेरिएंस है। मिक्स वेरिएंस हमें बताएगा कि अगर कोई मटेरियल कम या ज्यादा लग रहा है तो वो अपने साथी मटेरियल की वजह से कितना कम ज्यादा लग रहा है। ये मिक्स वेरिएंस है, और उसके अलावा वजहों से वो यील्ड वेरिएंस है। यूजेज वेरिएंस का मतलब है मटेरियल जितना लगना चाहिए था उससे कम या ज्यादा लगा, ये यूजेज वेरिएंस है। उसके दो टुकड़े, कम या ज्यादा क्यों, दूसरे की वजह से, तो ये मिक्स वेरिएंस है, और दूसरे के अलावा बाकी वजहों से तो वो यील्ड वेरिएंस है। दोबारा, यूजेज वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स का मतलब होता है मटेरियल जितना लगना चाहिए था उससे कम या ज्यादा लगा। क्यों, दूसरे की वजह से कितना कम ज्यादा लगा, ये मिक्स वेरिएंस पता चलेगा। और दूसरे की वजह के अलावा बाकी वजहों से, जैसे उसकी अपनी क्वालिटी खराब थी, मिस हैंडलिंग हुई, मशीन में खराबी आ गई थी, वो यील्ड वेरिएंस है।
मिक्स वेरिएंस था, यील्ड वेरिएंस था? मिक्स और यील्ड? अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। अगर आपको मिक्स और यील्ड वाली कहानी जो कहा था ये नॉलेज के लिए लिखनी थी, अब इसका ना तरीका सिखाता हूं कि कैलकुलेट करना कैसे। मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले हमें एक ना 3 कॉलम वाला टेबल बनाना पड़ेगा। केजीज के 3 कॉलम, केजीज या लीटर जो भी है सवाल में, ये एक टेबल बना रहा हूं और इसके 3 केजीज के कॉलम बनाएंगे हम। उन कॉलम की हेडिंग दूंगा मैं। मटेरियल क्या क्या है, ए और बी। यहां मैंने थोड़ी सी अंग्रेजी और लिखनी है, कोई 3-4 लेटर्स और लिखने हैं। यहां भी मैंने 3-4 लेटर्स और लिखने हैं और एक तीसरा कॉलम है, उसकी हेडिंग तो भी लिखनी है। इस सवाल का सॉल्यूशन एस क्यू कितना, ए 15,000, बी 10,000, ए क्यू परचेज लिखेंगे कि यूज्ड? यूज्ड जी, 16,800 और 10,200। और इनका टोटल भी करना है, 25,000, 27,000। और इस दूसरे कॉलम के टोटल को तीसरे कॉलम में भी लिख देना है। ये टॉपिक ही उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिसमें मल्टीपल मटेरियल्स लग रहे हैं और उनका आपस में कनेक्शन है। जैसे खाने पीने की चीज है तो उसका एक सेट फार्मूला रेसिपी होगी ना, कि अगर इतने चाय बननी है तो उसमें चीनी और पत्ती की एक सर्टेन रेशो होगी। अगर वो रेशो खराब हो गई है तो चाय खराब हो जाएगी। मैं ना ये पिछले साल की बात है, तबलीग की बात कर रहा हूं, तो वहां तो खाना पकाना सब अपना ही करना होता है। तो मैंने ना साथियों के लिए चाय बनाई। अच्छा, अब मुझे चाय बनानी आती है ऑब्वियसली, तो उस वक्त ना जहन की कैलकुलेशन थोड़ी खराब हो गई मेरी। जमात में कितने साथी थे, लेट्स से 12-14 साथी थे। अच्छा, अब मेरे जहन में कैलकुलेशन थी कि 1 कप के लिए 1 चम्मच पत्ती का, साइज भूल गया। तो अब जब मैं चाय बनाई, अब 12-14 लोगों की चाय है, इतने लीटर दूध डल गया, तो मैं सोच रहा हूं कि 14 चमचे मैंने डालने हैं। अच्छा, अब वो पैकेट था पूरा किलो 1.5 किलो वाला पत्ती का, मैं चम्मच डाल रहा हूं और वो पैकेट खत्म हुए जा रहा है। तो मैंने कहा मैं डाल तो 12 चम्मच ही रहा हूं। तो वो फिर चाय बना ली, वो जो चाय थी वो तो जहर बन गया। तो फिर एक साथी पुराना था, उसने कहा जी मैं देखता हूँ, वो बेचारे ने 2 लीटर दूध और डाला उसमें, लेकिन जो जहर था वो तो जहर बन गया था। तो एक साथी ने लिहाज में पी भी ली वो चाय। फिर मुझे बाद में क्लिक किया कि वो जो मैंने याद रखा था वो इतना चम्मच होता था और जो मैं उस वक्त चम्मच डाला था वो चावलों से भी बड़े वाला चम्मच था। तो और वो जमात में साउथ अफ्रीका के मेहमान थे सारे। अच्छा, तो अब जो खाने पकाने की चीजें हैं उनके इंग्रेडिएंट्स की आपस की एक सेट रेशो है। अगर वो रेशो खराब होगी तो जायका बदल जाएगा। तो वो जो रेशो है ना, उसको इस टॉपिक में मिक्स कहते हैं, कि मटेरियल्स का आपस में जो रेशो है उनको कहते हैं आपस में इनका एक मिक्स है। जैसे स्टैंडर्ड रेसिपी थी तो ए और बी का मिक्स क्या था, 3:2 मटेरियल्स के आपस की जो रेशो है उसको इस टॉपिक में मिक्स कहा जा रहा होगा। ये मिक्स का वर्ड उनके आपस की रेशो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कार्ड में मटेरियल्स की आपस की रेशो क्या है, 3:2। ये है स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअली भी क्या ये 3:2 की रेशो मेंटेन हुई? रफ भी देख लें चाहे, जिनको रेशो कैलकुलेट करनी आती है। अच्छा, अगर किसी को रेशो कैलकुलेट करनी आती हो, ओके, 5,000 से डिवाइड करें इसको, है 5,000 से डिवाइड करें, 0.6 कहां से आ गया, 3 पॉइंट, इसको 5,000 से डिवाइड करें, 2 पॉइंट, तो 3:2 की रेशो मेंटेन हुई? नहीं हुई ना। ये एक्चुअली इनकी रेशो ये रही, स्टैंडर्ड के मुताबिक रेशो ये थी। आपको सवाल में रेशो नहीं निकालनी होगी रेशो। मैं सिर्फ बता ये रहा हूं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल की जो आपस की रेशो है, ये टॉपिक हम पढ़ ही उन प्रोडक्ट्स के लिए रहे हैं जिनके मटेरियल आपस में कनेक्टेड हैं। पत्ती, चीनी, दूध, इनका आपस में रेशो है, लाल मिर्चें, नमक, इन सबका आपस में रेशो है। तो अच्छा, उसी जमात के लिए खाना पकाते हुए
मैं लाल मिर्चों का रेशो भी चम्मच मिक्स कर गया था। तो तो इन मटेरियल्स का जो आपस में रेशो हमने स्टैंडर्ड सोचा हुआ था, वो रेशो असल में भी मेंटेन हुई। तो 3:2 स्टैंडर्ड मिक्स है और ये एक्चुअल मिक्स है। ये जो आपने एसक्यू निकाला है ना, ये वही जैसे पहले निकालते हैं। इसका पूरा नाम अब मैं ले रहा हूं एसक्यू इन एसएम, एसक्यू इन स्टैंडर्ड मिक्स। और ये एक्यू जैसे पहले करते हैं, लेकिन अब पूरा नाम उसका लिख रहा हूं मैं एक्यू इन एएम। जिसको अब तक एसक्यू कहते थे वही है, बस ये हमने जो कैलकुलेट किया है वो ये 3 और 2 को इस्तेमाल करके किया है ना। तो इस 15,000 और 10,000 की आपस की रेशो क्या है, जो स्टैंडर्ड की रेशो थी, और ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये तो एक्चुअल मटेरियल यूज था। तो इसके आपस में कौन सी रेशो रही, जो एक्चुअली हुई, तो ये है एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, और ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो ये दो, ये जो मैंने 7 वर्ड ऐड किए हैं, ये ना भी करता तो एसक्यू एक्यू वही है जो हम निकालते रहे। मिक्स और यील्ड वेरिएंस के सवाल के लिए 2 कॉलम तो ये एसक्यू और एक्यू के बनेंगे। तीसरा कॉलम एक ख्याली कॉलम होगा। वो ख्याली कॉलम ये होगा कि हमने इतने किलो सोचे थे, इतने किलो लगे। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो फर्क की वजह किलो ज्यादा लगना भी है और रेशो का खराब हो जाना भी है। अगर हम इस कॉलम को सिर्फ ख्याली ये सोचें कि चलो 27,000 लग गए, जो लगे 27,000 किलो, रेशो खराब ना होती तो ये 27,000 कितने कितने लगते। अगर रेशो खराब ना होती, क्या मतलब रेशो खराब ना होती, रेशो वही 3:2 रहती, तो 27,000 किलो कितने कितने होते जी, 16,200 और 10,800। ये कैसे निकाला 16,200 और 10,800? 27,000 को 3 और 2 की रेशो में बांटा है। अच्छा, आप 3:2 की रेशो में भी बांट सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप 27,000 को पहले कॉलम की रेशो में बांटें, यानी 15 और 10 की रेशो में। 3:2 में कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से कह रहा हूं कि आप इसको 15 और 10 की रेशो में बांटें, वही आएगा। लेकिन किसी वजह से वो कल को कुछ गलतियां बचती हैं इससे, इसलिए मैं कहूंगा कि कॉलम 1 की रेशो में। इसका नाम हम रखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन इन एसएम। तो ये 3 कॉलम बनेंगे। एसक्यू और एक्यू वही है जो पहले करते आए हैं। ये एक नई चीज सिखाई है जिसमें हमने इसके टोटल को स्टैंडर्ड की रेशो में बांटना है। अब आप सवाल करने के लिए चीजें याद रख लें कि ये तो सवाल में होता है गिवन, और ये एसक्यू जैसे पहले सीखा है, उसकी रेशो खराब हो गई यार। ये पहला वाला कॉलम वही जो अब तक सीखा है, एसक्यू निकालना, और एक्यू ये तो गिवन ही होता है। ये कैसे निकलेगा टोटल? शाबाश। इस 27 को यहां लिखेंगे और इसको बांटेंगे इन रेशो ऑफ कॉलम 1, और इनकी तरतीब ऐसे ही जहन में छप जाए तो मैं इसको कह देता हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये वाला टोटल वहां लिखना है और इस टोटल को कॉलम 1 की रेशो में बांटना है।
पहले यहाँ से ऑनवर्ड करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है।